भोजूमाल नाम के एक शख्स थे जिन्होंने लियारी दरिया के किनारे आबादी बसाई और वहाँ से फिर कराची शहर जिसे हम जानते हैं वहाँ से वो बढ़ा। हम अभी तक उसकी शनाख्त वो हज़रत भोजूमाल के साथ मिलाए बैठे हैं। 30 साल ग्वादर पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा। उसके बाद पुर्तगालियों ने आगे बढ़ के कराची और अल कराजी दोनों पे हमला करने की कोशिश की है। इसको बचाने वाले, कराची को पुर्तगालियों से बचाने वाले यही बलोच थे जो मकामी लोग थे। आम राइज कहानी कराची की फाउंडिंग की हमें ये सुनाई जाती है कि भोजूमाल नाम के एक शख्स थे जिन्होंने लियारी दरिया के किनारे आबादी बसाई और वहाँ से फिर कराची शहर जिसे हम जानते हैं वहाँ से वो बढ़ा। तो उनसे पहले भी यहाँ कुछ था? आप तो जानते हैं, जैसे अस्मा साहबा ने बताया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में और स्टोन एज में हमारे पास यहाँ बहुत सारी आबादियाँ थीं और वो आबादियाँ चलती रही हैं। और इंडस सिविलाइजेशन का ज़माना है तो भी यहाँ पर इस किस्म की आबादी मिलती है। और उसके बाद मुसलसल यहाँ पर सथियों, पार्थियों और हफ्तालिस ने सब ने आते हुए सदियों का सफ़र तय किया है। लेकिन उस बात पे आते हैं कि भोजूमल आनजहानी की जो कराची बसाने की जो बात कही जाती है वो 1729 और 30 के लगभग की बात कही जाती है। इसी कराची में जब ये लोग कहानी बताते हैं तो कहते हैं कि यहाँ कोलाची नाम की एक खातून थी और उसका गांव था, उसकी को कटिया थी और उसी पर लोग बैठ गए और ये नाम वहीं से चला। लेकिन मज़े की बात यह है कि तारीख़ में हमारे पास एक वसी सिलसिला मिलता है जहाँ पर कराची को शनाख्त किया जाता है उस दरियाए सिंध की उस शाख से जो कि इंतहाई शुमाली मगरिबी शाख है। अब ये इंतहाई शुमाली मगरिबी शाख जो है वो तो कराची के करीब से घूम के घारो, आजकल का घारो, वहीं पर पहुंच के आके मुंतज होती है। उसके लिए जो पुरानी शायरी है जिसमें ज़िक्र है मारी मोरड़ों वाला, यहाँ हमारे पास मोरड़ों के 6 भाइयों की कब्रें भी कराची शहर के वस्त में वाक़े हैं और ख़ुद मोरड़ो साहब की अपनी कब्र भी मारीपुर में है। और उसी के नाम की एक बस्ती समंदर में कुछ मील यहाँ से नज़र आती है, उसके बहुत पुराने आसार हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं कि ये मारी मोरड़ो के वक्त में जो शाख है वो उस शाख का नाम कोलाची बताया जा रहा है। शायरी में उसकी बिल्कुल तखसीस मिलती है। वो कोलाची किसी गांव का नाम नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो जहाँ बड़ा घेर है और वहाँ पर पानी भंवर खाता है और वहाँ पर एक बड़ी मछली आई है जिसकी दहशत चारों ओर फैल गई है। ऐसे हालात में जब दहशत हो गई है और जो हुक्मरान हैं, दलू राय नाम का एक हुक्मरान है जिन्होंने शौक दी, दिलचस्पी दिखाई। सब किस सदी की बात है? तो अभी इसी पर आते हैं कि जब हम दलू राय हाकिम का जिक्र सुनते हैं तो हमें फिर उसकी दौर को ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। दलू जो है, आप दौलत का दौला जब आप अरबी में बोलते हैं, हिजे करते हैं, तो उसमें आप ते नहीं बोलते, दौला बोलते हैं। और ये अमीदुद्दौला, यमीनुद्दौला, नासरुद्दौला, सैफुद्दौला, ये अलकाबात जो हैं अब्बासियों ने शुरू किए थे, लेकिन अपनी पहली सदी में उन्होंने ये अलकाबात नहीं दिए। यानी 9वीं सदी में अब्बासियों ने ये अलकाबात देने शुरू नहीं किए थे। ये उनकी दूसरी सदी में, यानी जब वो 10वीं सदी में आते हैं, वहाँ उस वक्त हमने देखा कि 10वीं सदी के वस्त में इस लक़ब का इजरा होना शुरू होता है और फिर इसकी इतनी पॉपुलरिटी होती है कि अब्बासी खुलफा ने जहाँ जहाँ तक उनकी खिलाफत का
عرصہ ہے, جغرافیائی حدیں ہیں, وہاں پر ان لوگوں کو انہوں نے یہ خطاب دیے. اچھا, یہاں سے خطاب دولا کا آ رہا ہے اور وہاں پر رائے ہے, دلو رائے. رائے جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک پرانا خطاب ہے جو 5ویں صدی میں عیسوی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, 6 میں رائے سہاسی. اچھا, اب 7ویں میں بھی نظر آ رہا ہے, 8ویں میں بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج بھی کچھ اور سندھ میں اس چیز کی ہمیں گواہیاں مل رہی ہیں. اچھا, اب جب رائے ایک شخص ہے جس کو مقامی راجا کا خطاب بھی ملا ہوا ہے اور اس کو عباسی طرف سے بھی خطاب ملتا ہے, تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حباریوں کے خاتمے کے بعد جب سومروں نے حکومت پکڑی ہے تو یہ پھر پہلا, دوسرا, تیسرا یا چوتھا سومرا حکمران ہوگا جس کے خطاب کی بات ہو رہی ہے, جس کے القاب سے اس کو پہچانا جا رہا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 11ویں صدی کا زمانہ ہے کہ جب ماری موروڑوں والا یہ معاملہ چلا ہے اور موروڑوں کے بھائیوں کی شہادت ہو گئی ہے ایک ہیبت ناک طویل سے. اب آپ دیکھیں, یہ اس زمانے میں جو کہانی ہے اس کہانی کے خد و خال یہ بتاتے ہیں کہ ایک دم جب یہ چیز ہوئی اور 6 بندے اس کے بھائی ویل کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت مشینری حرکت کرتی ہے. حکومت اس وقت جو ہے ہنگامی طور پہ وسائل جمع کر کے اور اس قسم کا پنجرہ جس میں تکنیکی حساب سے میکینیکل ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں تیار کر کے پانی میں پھینک بھی چکی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ معاشرت کا اندازہ لگائیں جہاں ایک عوامی مسئلہ ہو, وہاں پر اتنی معاشرتی سمجھ و بوجھ اور اتنی وسائل کی کو میسر کرنا حکمرانوں کی طرف سے, یہ ایک بہت ہی بڑھی ہوئی سوسائٹی, ایڈوانس سوسائٹی کی نشانی ہے. اچھا, اب یہ 11ویں صدی میں جب یہ ہو رہا ہے تو اس جگہ کی شناخت ہے, کلاچی ہے جو کن وہ شناخت ہو رہی ہے جو شاعروں کی مسائی میں ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو ایک وقت ہے کہ جناب عباسی خلیفے کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, خوارزم شاہ نے ان کو خاصا تنگ کر رکھا ہے. ایسے میں یہاں پر بھی التمش بادشاہ جو ہیں وہ اپنے بہت سارے کلیمنٹ سے بیزار ہیں. یہ درخواست بھیجتے ہیں وہاں پر بغداد میں, اور بغداد سے خلعت آتی ہے خلیفے کی. اچھا, فرشتہ تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ جس دن وہ خلعت آتی ہے 626 سن ہجری میں, تو اس وقت شہر بھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور بادشاہ نے خلعت لانے والوں کو عزت دی ہے, آنر دیا ہے. اچھا, وہ خلعت لانے والے کون ہیں؟ ساغانی کا اپنا بیان ہے. ساغانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ دریائے سندھ کی پوری جو جنبش ہے اس کو ذکر کرتا ہوا کراچی تک آتا ہے اور اس شاخ کا نام کراشی کے نام سے شناخت کر رہا ہے. اب یاد رہے کہ ہم یہ 13ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ہیں اور کراشی پکاری جا رہی ہے. اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خطے میں آتے ہوئے پرتگالیوں نے بڑی کوشش کی ہے. 15ویں صدی کے آخری سن ہیں, وہ آ نہیں پا رہے ہیں, سمندر میں ان کے لیے راہ نکالنا مشکل ہے. ملندی کے مقام پہ ایسٹ افریقن کوسٹ پہ واسکو ڈی گاما پہنچتا ہے. اچھا, اس کے پہنچنے کے وقت میں اب اس کے جو فکرات ہیں اور ان کی جو ان کو خطرہ ہے اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں, اس سے بچنا چاہتے ہیں, اس کا راہ گزر کا تعین کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقامی آدمی ایسا ناخدا ہو جو ہمیں راستہ دکھا سکتا ہو. اس وقت پھر ابن ماجد کا ذکر ہوتا ہے, ابن ماجد کو بلایا جاتا ہے, ان کی ملاقات ہوتی ہے. اچھا, یہ ابن ماجد کی اور واسکو ڈا گاما کی جو ملاقات ہے اس پہ قطب الدین نے ایک کہانی لکھی ہے, وہ تقریباً 50 سال کے بعد. اس کہانی میں اس نے ایک طرح سے کوئی دفاعی پوزیشن لی ہے کہ جناب جب واسکو ڈا گاما اور ابن ماجد آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے دعوت رکھی تھی اور اس میں سرور خمر میں ابن ماجد نے ان کو وہ رستہ بتا دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے.
पुर्तगाली सोर्सेज लिख रहे हैं बड़े वसौक के साथ और तफसील से कि वो गुफ्तगू जो है वो कई दिनों पर मुहित थी और उसमें सारे बहरी उमूर, हवाओं का जिक्र, लहरों और रूहों के रुख, ये सब बहस में आए हैं। और उस बहस में सितारों की पोजीशन से, सितारों की जो मरकज़ी हैसियत है हमारे आसमानों में, उसमें वो सितारे जो मगरिबी और मशरक़ी समत में सफ़र करते हैं रात को, उनके हिसाब से रास्ते का तयन होना, ये सब कुछ तफसील से ज़िक्र में आया है। और क्यों ना होता। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये पुर्तगाली हमला करते हैं तो पुर्तगालियों को यहाँ पर पहल तो वो हिंदुस्तान पहुँच गए, तो पहले 30 साल तो आराम से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुसलमान आबादी को तहत करना शुरू किया है। अब ये वो वक्त है कि जब उन्होंने ग्वादर पे हमले किए हैं। ग्वादर पे हमले के वक्त इस्माइल बिंगी साहब अमीरुल बहर हैं, बलोच हैं, उन्होंने उनसे खूब मुकाबला किया, लेकिन आखिर उनकी शिकस्त हुई है और 30 साल ग्वादर पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा। उसके बाद पुर्तगालियों ने आगे बढ़ के कराची और अल कराजी दोनों पे हमला करने की कोशिश की है, जिसको हमल जियंद ने, हमल जियंद वो आदमी है जो नोत का पोता है। नोत की कब्र मलीर छावनी में एक बड़ी खूबसूरत कटी कटाई छिली छिलाई गोल्डन कलर की कब्र है, बड़ी खूबसूरत है और फ़ख्र से वो खड़ी है। वो बताते हैं कि इसको बचाने वाले, कराची को पुर्तगालियों से बचाने वाले यही बलोच थे जो मकामी लोग थे। अब उसके बाद तो क्या आगे रह जाता है कि हम अभी तक उसकी शनाख्त को हज़रत भोजूबल के साथ मिलाए बैठे हैं। तो यहाँ आप देखें कि चारों ओर 600 साल से लेकर ये कब्रें खूबसूरत इतनी, जिन पे क्या सरमाया उठा होगा, ये सब कराची में नज़र आती हैं। ये कुछ लोगों ने बनाई होंगी, वो लोग जो यहाँ रह रहे होंगे, वो लोग जिनके वसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, वो लोग जो यहाँ मजबूत होंगे, वो लोग जिनको यहाँ से मोहब्बत होगी, तो उन्होंने ही इस खित्ते को आबाद रखा हुआ था।